नमस्कार, मैं मुकेश। आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट न्यूज। नेशन फर्स्ट न्यूज के विशेष कार्यक्रम चुनावी चर्चा में आज हमारे मेहमान हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सुनील बोरसे और कुरबाई विधानसभा के प्रबल दावेदार, कांग्रेसी प्रबल दावेदार सुनील बोरसे जी। आइए सुनील बोरसे जी से बात करते हैं, जानते हैं क्या विजन और क्या प्लानिंग लेकर सुनील बोरसे जी कुरबाई विधानसभा के संबंध में। सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल का मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और अभी जो आपने सवाल पूछा है कि चुनावी माहौल में आपका क्या विज़न है, तो मैं जब इस क्षेत्र में 2000 के लगभग यहाँ पर आया था, मैं मध्य प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के हैसियत से यहाँ का प्रभारी था। तो मैंने देखा कि कुरबाई काफ़ी बैकवर्ड इलाका है। शिक्षा का मसला हो, रोज़गार का मसला हो या हेल्थ का मसला हो, और तमाम सारी परेशानियाँ यहाँ पर मैंने देखी और मैंने यहाँ पर कार्य करना शुरू किया। और उसी दरमियान मैंने पहला चुनाव 2003 में चुनाव यहाँ से लड़ा। यहाँ के लोगों ने कहा कि साहब आप हमारा यहाँ के प्रत्याशी के रूप में आप हमारा सहयोग करें। तो 2003 का मैंने चुनाव लड़ा, 2008 का लड़ा, 2013 का लड़ा। तो कुरबाई की जनता का जो स्नेह और प्रेम मिला, तो मैं निरंतर इससे गहराइयों से जुड़ता चला गया। और मैं 2000 से लेकर अभी तक लगातार कुरबाई के संपर्क में हूँ और मैं इस लक्ष्य को लेकर के चला हूँ, चूँकि राजनीतिक एक महत्वपूर्ण देश के लिए सत्ता ही वो एक ऐसी चाबी है जो इस देश के सब लोगों को हक और अधिकार दिला सकती है। इसीलिए राजनीति करना जरूरी है। वैसे मेरा सोच सामाजिक स्तर से जो मैंने देखा यहाँ का माहौल और वातावरण, कि यहाँ पर हेल्थ के नाम से कुछ नहीं है। आज कुरबाई तहसील में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। पठारी जैसे उप तहसील में वहाँ प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पर कोई हायर एजुकेशन कोई सेंटर नहीं है। पठारी जैसे क्षेत्र में लंबे अंतराल से छात्र छात्राएं बासोदा और बीना की तरफ जाकर या खुरई की तरफ जाकर के एजुकेशन लेने जाती हैं। कई माँ बाप तो ऐसे हालातों में, क्योंकि ये देश भारत संस्कृति बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, लड़कियां बड़ी होती हैं तो माँ बाप को चिंता होती है कि बाहर जाएगी तो क्या करेंगे। भय का वातावरण, दहशत का वातावरण है। देख रहे हैं कि आजकल खुलेआम बलात्कार, हत्याओं की घटना घट रही है, अपहरण की घटना घट रही है। तो कई जगह पर कई ऐसी योग्य छात्र छात्राओं को जो है माँ बाप पढ़ने से मना कर देते हैं और वो एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। मेरा एक क्वेश्चन बनता है, कुरबाई ही क्यों? आपने अपनी राजनीतिक पारी में कुरबाई को ही कोई डिसाइड किया? मैं जब मध्य प्रदेश का प्रभारी के रूप में था, कई क्षेत्रों में जब मैं यहाँ गया, जब मैं यहाँ प्रवेश करता था तो यहाँ पर सड़क नहीं थी। यहाँ पर हालात बद से बदतर थे और बहुत बैकवर्ड इलाका होने के वजह से यहाँ पर अन्याय अत्याचार होता था। और मैंने उस समय देखा कि यहाँ जो गरीब तबका था, जो अंतिम छोर का व्यक्ति है, उसकी थाने में रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती थी। कुछ लोगों का यहाँ पर, दबंगों का ऐसा वातावरण था और दहशत का वातावरण था कि लोग यहाँ पर जो है अपनी ज़िंदगी को नरक की ज़िंदगी समझ करके वो यहाँ से पलायन होने के लिए मजबूर हो गए थे। कुरबाई विधानसभा में हमेशा से एक बाहरी कैंडिडेट का मुद्दा और देखा जाए तो कास्ट फैक्टर बहुत ज़ोर से काम करता है, कैसे मैनेज करेंगे इसको? देखिए, देश के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और देश के हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के देश की आज़ादी के बाद में जो संविधान बना, उसमें रिजर्वेशन की एक पॉलिसी तैयार की गई। उसके तहत में ये तय किया गया कि जिस विधानसभाओं में रिजर्व कैटेगरी के अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग रहेंगे उसको रिजर्व माना जाएगा, जहाँ जनजाति के लोग रहेंगे वहाँ ट्राइबल सीट को माना जाएगा। यहाँ पर चूँकि कुरबाई विधानसभा काफ़ी समय से अनुसूचित जाति रिजर्व सीट है, यहाँ पर ज़्यादा संख्या में अहिरवार समाज निवास करता है और फिर कई छोटी जाति हैं, कोरी समाज भी है और वाल्मीकि भी हैं, बंसकार भी हैं, खंगार भी हैं, परिहार भी हैं। तो ऐसी तादाद में संख्या के आधार पर इसको अनुसूचित जाति की सीट रिजर्व करा दी गई। आपका सवाल था कि कास्ट फैक्टर बहुत बड़ी चीज़ है। चूँकि मैं बहुजन समाज पार्टी का एक फाउंडर मेंबर माननीय कांशीराम साहब के साथ मैंने कार्य किया है और इस क्षेत्रों में, क्योंकि ये देश के अंदर व्यवस्था के तहत जो हालात हैं, जाति व्यवस्था यहाँ पर पहले से कायम है, छुआछूत बरकरार है।
और जिनकी संख्या ज़्यादा है उनके ऊपर अन्याय अत्याचार ज़्यादा हुआ। अहिरवार समाज यहाँ पर ज़्यादा रहा है। तो मैं जाति फैक्टर को इसलिए बहुत गंभीर नहीं मानता क्योंकि देश में अहिरवार समाज को कई जातियों से जाना जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में कुछ इलाकों में अहिरवार से माना जाता है। रीवा और विंध्य क्षेत्र में चले जाओ तो आपको वहाँ पर जो है चौधरी समाज के रूप में जाना जाता है। आप मालवा क्षेत्र में जाएंगे वहाँ बलाई माना जाएगा, वहाँ जांगड़ा समाज माना जाता है। आप गुजरात की तरफ कदम रखेंगे तो उसी अहिरवार समाज की जाति को बेरवा की रूप में माना जाता है। आप राजस्थान में कदम रखेंगे उसी समाज के उसी जाति अहिरवार समाज या जाटो समाज की जाति को आप मेघवाल के रूप में जानते हैं। और उसी प्रकार से महाराष्ट्र में जो जाति है महार जाति के रूप में जानते हैं और वो एक ही श्रेणी में आते हैं और एक ही समकक्ष वो रहे हैं। तो अलग अलग राज्य में जिस प्रकार से भाषाएं चेंज होती हैं तो जाति का नाम भी बदल जाता है। और मैं चूँकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी इस देश के संविधान के निर्माता रहे हैं और उनको इसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संघर्ष किया, जो उनका जन्म स्थान जो है मध्य प्रदेश की मऊ की धरती पर हुआ और चूँकि हम लोग भी मध्य प्रदेश के निवासी हैं और महार जाति के रूप में हम जाने जाते हैं, तो इसलिए कोई ऐसा फैक्टर नहीं है क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को अहिरवार समाज हो या वंशकार हो, खंगार हो, कोरी समाज हो और सामान्य वर्ग के हर वर्ग के लोग सम्मान करते हैं। और अहिरवार समाज में मैंने कार्य किया है तो वो मैं कोई अछूता नहीं हूँ उनके लिए और मेरे लिए वो अछूते नहीं। मेरा एक क्वेश्चन था, बाहरी प्रत्याशी का हमेशा एक मुद्दा रहता है। देखिए, देश के संवैधानिक स्तर पर कोई 5 साल व्यक्ति अगर कहीं रह जाता है तो वहाँ का मूल निवासी प्रमाण पत्र हासिल कर लेता है। और मैं लगभग 98 से कुरवाई से जुड़ा हुआ हूँ निरंतर। और मैंने 2003 का चुनाव लड़ा, 2008 का लड़ा, 2013 का लड़ा, 18 का चुनाव मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मैंने और माननीय दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में मैंने जो है कांग्रेस ज्वाइन की थी। चूँकि बहुजन समाज पार्टी का जो वर्चस्व था, माननीय कांशीराम साहब के आंदोलन के बाद में कुछ ऐसे एजेंटों ने बहुजन समाज पार्टी को गिरवी रख दिया था भारतीय जनता पार्टी के, और देश के संविधान को खतरा है। और मैंने माननीय दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी से बात की थी कि अगर संविधान को बचाने की बात कांग्रेस करती है तो हम अपने बहुजन समाज पार्टी के कई नेताओं के साथ में कांग्रेस में शामिल होंगे। और मैं शामिल भी हुआ। कई पूर्व विधायकों को, कई लोगों को, कई सांसदों को मैंने पार्टी में शामिल भी कराया। और आज कांग्रेस ने इस बात का जो हमको वादा किया था संविधान बचाने के लिए, तो उस संविधान को बचाने के लिए हमारे देश के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने लगभग 4500 किलोमीटर की यात्रा भी की है और उसकी सजा भी आज भुगत रहे हैं। तो मैं यह नहीं मानता कि मैं भारी हूँ। मेरा यहाँ पर थोड़ी सी ज़मीन है। मेरा यहाँ पर जेके हॉस्पिटल कुरवाई यूनिट का मैं हॉस्पिटल का समन्वयक हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा कि हेल्थ के मामले में कुरवाई बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। तो लोग ये कहते हैं कि मैं विधायक बनने के बाद काम करूँगा, और मेरा ये मानना है कि कई अगर तमन्ना सच्ची है तो रास्ते हज़ार हैं, और अगर तमन्ना झूठी तो बहाने हज़ार हैं। और मुझे ऐसा लगा कि विधायक बनने के बाद तो कई लोग वादे करते हैं, तो मैं प्रयास करता रहा लंबे समय से। और मैंने आदरणीय जो LNCT ग्रुप के चेयरमैन हैं जयनारायण चौकसे जी, मेरे पुराने संबंध है, पारिवारिक संबंध है, मैंने उनसे निवेदन किया और उनके सहयोग से मैंने जो मूल समस्या थी कि यहाँ पर रात को अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसको सीधा विदिशा जाना पड़ता था और कईयों की रस्तों में मौत हो जाती थी। तो ऐसी स्थिति में मैंने उनके सहयोग से जेके हॉस्पिटल कुरवाई यूनिट डाला है। तो जब मैंने यूनिट डाल दिया है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, तो भारी होने का तो कोई सवाल नहीं होता। कुरवाई विधानसभा हमेशा से कांग्रेस के लिए कांटों का ताज रही है। कुरवाई की विधानसभा में हमेशा कांग्रेस की गुटबाजी कैंडिडेट के ऊपर भारी रही है। कैसे मैनेज करेंगे इसको? देखिए, मैं कुरवाई विधानसभा के जनता को बहुत करीब से मैंने उनको देखा है, उनकी मानसिकता को मैंने जाना है। जहाँ तक गुटबाजी का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी हो उसमें भी गुटबाजी है, कांग्रेस पार्टी है तो उसमें भी गुटबाजी है। बात गुटबाजी की नहीं है, बात चुनाव में अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो उसका मैनेजमेंट, उसकी रणनीति और किस प्रकार से आप रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाते हैं और मना करके अपने साथ लेकर चलते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि कुरवाई में अगर कांग्रेस के जाबाज साथी ये तय कर लें कि हमें इस बार कांग्रेस का विधायक बनाना है, और अगर हमारे नेतृत्व सही व्यक्ति को
जो सही विजन और मकसद के साथ में सबको लेकर चलने वाले प्रत्याशी को अगर घोषित करती है, मैं यकीनन कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 40,000 से भी ज़्यादा वोटों से हराया जा सकता है। ये यहाँ का समीकरण कहता, मैं नहीं कहता। अब पॉलिटिकल एजेंडे की बात करें, बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है, ऐसा हम सुनते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, एंड ऑफ द डे बीजेपी चुनाव जीत जाती है। क्या ऐसा की पॉइंट है जो बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी को अपने पक्ष में कर लेती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एक खासियत है कि जो कांग्रेस पार्टी ने जो किया और जो ऐतिहासिक काम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के से लेकर के अभी तक के जो प्रधानमंत्री रहे और जो आज़ादी की लड़ाई में उनका योगदान रहा है, तो जिस प्रकार से उनका अपना संघर्ष रहा है और श्रीमती इंदिरा गांधी जी, सम्मानीय राजीव गांधी जी और इन परिवारों ने अपनी राजनीति करते हुए कुर्बानियाँ दी हैं और जवाहरलाल नेहरू जी के माध्यम से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आई हैं। आज सुई से लेकर हवाई जहाज बनाने तक की फैक्ट्रियाँ बनी हैं। विकास के नाम पर जो हुआ है, तो उन सब चीज़ों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और नेता और कार्यकर्ताओं में झूठ बोलने की परंपरा है और उन्होंने सीख लिया कि जितनी जोर से, अगर आप जितनी ताकत से झूठ बोलेंगे तो उसका साथी भी उतनी ताकत से झूठ बोल करके उसका समर्थन करता है। अगर बात करें इस प्रदेश स्तर की बात करें तो बीजेपी की तर्कस में तो बहुत से तीर हैं। शिवराज सिंह चौहान आए दिन नित्य नए घोषणाएं कर रहे हैं, तो कांग्रेस उसको कैसे कर पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है और क्योंकि रोज़ नए घोषणाएं, नए नित्य रोज़ वो अपनी अपनी जो है लुभावने वादे दे करके जनता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। देश के प्रधानमंत्री उन्होंने 15 लाख काला धन और रोजगारों लाने के लिए 15 लाख वाले मुद्दे पे मैं आपसे एग्री नहीं हूँ। एक्चुअल में ये चुनावी मुद्दा था। कांग्रेस ने भी बहुत चुनावी वादे किए, बहुत चुनावी मुद्दे रहते हैं। ये एक्चुअल में एक स्लोगन था, चुनावी मुद्दा माने, तो उसको की पॉइंट नहीं मान सकते। नहीं, देखिए, मैं की पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ घोषणाओं की। आदमी अगर एजेंडों के तहत घोषणा करता है तो प्रयास करता है उसको पूरा करने की। पूरा नहीं कर पाता तो 50% तो कर ही देता है। लेकिन जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, यहाँ घोषणाओं के इतने तर्कस से तीर निकाले हैं कि घोषणा करने वाले मामा जी भी भूल गए कि उन्होंने घोषणा क्या क्या की। आपको मैं बता दूं कि जब से 2003 से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनी, तो उनका भी गुटबाजी नज़र आया, उनको हटाया गया। फिर बाबूलाल गौर जी को बनाया गया, बाबूलाल जी को हटाया गया और मामा जी को बिल्कुल सीधा सरल स्वभाव मान करके उनको इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। और मुख्यमंत्री बनते से ही मामा जी ने भांजियों के लिए तमाम सारी घोषणाएं की। आप जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान यहाँ के विदिशा लोकसभा के सांसद रहे हैं। यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग रहे हैं और सुषमा स्वराज जैसे यहाँ पर सांसद रही हैं। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जो जनता से झूठा प्रेम दिखाती है, पठारी जैसा क्षेत्र जो मामा भांजियों के लिए बात करता है, कई सालों से वहाँ पर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए घोषणाएं तो की हैं, लेकिन अभी तक उसको पूरी नहीं की, जिसकी वजह से छात्राओं को बासोदा और खुरई और बीना जा कर के एजुकेशन लेनी पड़ती है और कई छात्राएं तो जाने के और धन के अभाव से और वजह से जो है पढ़ाई को छोड़ देती हैं। कुरवाई विधानसभा 3 तहसील को मिला के बनी हुई है। क्या विजन है? अभी तक होता ये आया कि जो एमएलए बनते हैं, जो विधायक बनते हैं, जो राजनेता रहते हैं, वो एक्चुअल में एक पर्टिकुलर एरिया के लिए काम करते हैं। दूसरी तहसील अपने आप को ऐसा महसूस करती है कि हमारे लिए कुछ भी काम नहीं हो रहा है। क्या प्लानिंग है इसको लेके? देखिए, जो भी यहाँ से विधायक बने उन्होंने कुरवाई तक अपने आप को सीमित रखा और मैं जब से संघर्ष कर रहा हूँ तो मैंने कुरवाई को संघर्ष का न मानते हुए मैंने सिरोंज में भी काम किया, मैंने गंजबसुदा में भी काम किया और मैं पूरे विदिशा जिले में भी संघर्ष करता रहा और मैंने हालात देखे हैं कि कुरवाई तहसील कुरवाई विधानसभा नाम से जानी जाती है, तो यहाँ के लोग यहाँ के नेताओं से निरंतर टच में रहते हैं। लेकिन जो हमारा बासोदा तहसील का इलाका है
उनकी तहसील बासोदा में लगती है, वहाँ का विधायक दूसरा होता है, वो उनसे उम्मीद करते हैं और उनको उनकी वोटों की ज़रूरत नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं अपना अछूतापन सा एहसास उनको होता है और कोई भी नेता उनको सहयोग नहीं करता। लेकिन मैं उस बात को कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही विषम परिस्थितियों में और ये बहुत बड़ी विकट समस्या है कि 3 तहसीलों की एक विधानसभा है और उन तीनों तहसीलों में काम करना बड़ा कठिन है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कार्य नहीं किया जा सकता। और मैंने इसको लक्ष्य मान के लेकर चल रहा हूँ कि अगर मुझे ऐसा अवसर मिलता है तो गंजबसौदा तहसील के लोगों को भी एहसास नहीं होगा कि हम नेता विहीन लोग हैं, सिरोंज तहसील के लोगों को भी नहीं ऐसा लगेगा कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि अगर तमन्ना सच्ची है तो रास्ते हजार हैं। तो हम अगर सोचें सबको न्याय दिलाने के लिए तो हम तीनों तहसीलों में अगर हम दमदार हैं, हमारे लोगों की जनता का भला करने का हमारी नीति है और हमारी नीयत भी अगर ठीक है तो हम तीनों तहसीलों में भी जा करके उनका समाधान कर सकते हैं। 3 ऐसे मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। एक्चुअल में आज़ादी के बाद से इन पे बातें बहुत हुई हैं, सारी सरकारों ने बातें बहुत की हैं। 1947 के बाद तीनों मैटर पे बहुत बातें हुई, बहुत वादे हुए, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड जीरो पर रहने वाले व्यक्ति को वो बेनिफिट मिल नहीं पा रहा है जो एक्चुअल में उसको मिलना चाहिए। कि आप जो बात कह रहे हैं कि हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में बातें तो बहुत हुई हैं, लेकिन गंभीरता से काम नहीं हुआ। लेकिन मैंने लक्ष्य निर्धारित किया है जो हमारा कोटेशन भी है और मैंने अपने पंपलेटों में भी लिखा है और मैंने अपने अकेले नहीं लिखा, मैंने लिखा है कि हम सबका एक विचार, कुरवाई का जो मिशन अगला रहेगा, कुरवाई का अगला परिवर्तन का जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम सबका एक विचार, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि ये नारे पॉलिटिकल नारे बन के रह जाते हैं। लोगों को क्या लगता है, चुनाव आते हैं, नेता लोग आते हैं, इन नारों को खूब यूज करते हैं, उनका वोट कर, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ग्राउंड जीरो पे वो काम हो नहीं पाता है। विगत वर्षों से कई विधायक यहाँ पर बने हैं जब से देश आज़ाद हुआ है और कई विधायकों ने तो डबल पारी भी खेली है। मेरा ये मानना है कि जब अगर आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं और तमन्ना अगर सच्ची रखते हैं और अगर आपकी नीयत अच्छी है तो मैं तो इस लक्ष्य को लेकर चलाऊं, लेकिन मैं पावर में नहीं आया, सत्ता के पावर में नहीं आया। लेकिन मुझे एक बार ऐसा अवसर मिला, मैं माननीय रामविलास पासवान जी के साथ जुड़ा, उनके मैं साथ में जुड़कर मैं उनकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा। वो केंद्रीय मंत्री थे, वो फर्टिलाइजर, केमिकल और स्टील के मंत्री थे। तो मैंने जब यहाँ पर देखा, मुझे उन्होंने उस बोर्ड का डायरेक्टर बनाया, तो मुझे छोटा सा एक पद मिला जो सम्मानीय रामविलास पासवान जी आज हमारे बीच में नहीं, जो देश के बहुत सम्मानीय नेताओं में से रहे। मुझे जो मौका मिला तो मैंने जो यहाँ की मूलभूत सबसे गंभीर बीमारी जो यहाँ पर थी, क्योंकि 3 तहसीलों से बटा हुआ विधानसभा है, जो कृषि प्रधान है, यहाँ की ज़मीन, यहाँ का नेता किसान ज़मीन पर ही निर्भर है ज़्यादा से, क्योंकि ना यहाँ पर फैक्ट्री है, कोई ना रोजगार का साधन है। यहाँ पर सारी ज़िंदगी का जीवन बसर जो होता है मात्र किसान ज़मीन पर निर्भर है। और जब यहाँ पर किसान जब बीज बोने की बात करता है और जब वो खाद के लिए परेशान होता मुझे दिखा, यहाँ खाद की समस्याओं से जूझते हुए, लड़ते हुए, तड़पते हुए मैंने लोगों को देखा। सौभाग्य से मैं उस समय रामविलास पासवान जी के साथ प्रदेश अध्यक्ष था। मैंने अपनी बात रखी और माननीय रामविलास पासवान जी ने एक यहाँ पर बड़ा कृषि मेला लगाने के लिए मुझे उन्होंने आदेश किया और मैंने यहाँ लगभग 5000 लोगों का एक कृषि मेला लगाया। और मुझे याद है कि श्यामलाल पंती जी उस समय विधायक थे और मैंने उनका भी सहयोग लिया। और रामविलास पासवान जी जब यहाँ पर आए, लगभग 5000 लोगों का कृषि मेला लगाकर देश के पूरे NFL के और तमाम सारे फर्टिलाइजर कंपनियों के अधिकारी यहाँ पर आए और मैंने उनके सामने बात रखी कि ये कृषि प्रधान देश है, प्रदेश जिला तहसील है और यहाँ पर रोजगार का कोई साधन नहीं है, यहाँ की जनता जमीन पर निर्भर है, तो यहाँ सबसे मूल समस्या है खाद की। और उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया और उन्होंने वहीं से अपने अधिकारियों को आदेशित किया कि यहाँ से कौन सा स्टेशन जो पास में है, ताकि यहाँ की समस्याओं को, क्योंकि पूछा गया कि खाद क्या, तो बोले विदिशा में आता है साहब, तो विदिशा में बढ़ जाता है, बासोदा में रेक पॉइंट उतरता है, बासोदा में बढ़ जाता है, बीना में उतरता है, बीना में बढ़ जाता है। लेकिन वहाँ बढ़ने के बाद में कुरवाई के पास कोई बचता नहीं है, क्योंकि कुरवाई कोई स्टेशन सेंटर नहीं है। यहाँ से 7-8 किलोमीटर मंडी कुंवरा स्टेशन है और वहाँ ऐसा कोई साधन या रेक पॉइंट नहीं है। सम्मानीय रामविलास पासवान जी के मेरे आग्रह पर, मेरे साथियों के आग्रह के पर मैंने जब उनसे निवेदन किया कि यहाँ की जनता, यहाँ के किसान खाद के लिए परेशान हैं, मैं
कभी मैंने जिक्र नहीं किया, लेकिन आपने पूछा है तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ। और यहाँ की जनता इस बात को एक्सेप्ट भी, स्वीकार भी करेगी कि मैंने उनसे जब आग्रह किया तो उन्होंने आदेश किया कि मंडी बुमरा को रेक पॉइंट बनाया जाए। उसके लिए स्टेशन रेलवे के मंत्रालय के लोग आए, फर्टिलाइजर बोर्ड के लोग आए, राज्य सरकार के लोग आए, लेकिन वहाँ पर गोडाउन बनाने के लिए स्थान नहीं था। तो भी वहाँ से आज भी आदेश है कि जब भी राज्य सरकार रेलवे तय करके यहाँ पर गोडाउन बना देगी तो यहाँ पर रेक पॉइंट बन सकता है। और ये आप जानते हैं कि जहाँ रेक पॉइंट होता है वहाँ पर व्यापार बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पर माल स्टॉक होता है, यहाँ से व्यापार जो आयात निर्यात होता है तो वहाँ का क्षेत्र विकास करता है। लेकिन उसके बाद जो भी विधायक बना, कभी भी उन्होंने मंडी बुमरा को रेक पॉइंट बनाने के लिए प्रयास नहीं किया। सत्ता के मदहोश में इस बात के लिए जरूर रहे कि एक विधायक बने तो उन्होंने अपनी हवेली बनाई, तो दूसरी बार विधायक बने तो उनका भी ये कंपटीशन रहा कि उससे बड़ी मेरी हवेली होना चाहिए। लेकिन जो जनता झोपड़ी में है, जो जनता गरीब है, जो जनता किसान है, इसके बारे में किसी विधायक ने नहीं सोचा। तो आज पासवान जी का आदेश है कि आधा रेक पॉइंट कुरवाई के लिए बासुदा में उतरेगा और वो सिर्फ कुरवाई के ही लिए होगा, और आधा रेक पॉइंट जो है बनाया गया कि आधा रेक जो है बीना पे उतरेगा, वो भी कुरवाई के लिए होगा। तब से लेकर अब तक खाद की समस्या लगभग 90% जो है ख़त्म सी हो गई। ये मेरा छोटा सा प्रयास रहा। आप चूँकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, अगर केंद्रीय राजनीति की बात करें तो राहुल गांधी की सदस्यता डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। देखिए, मैं बाबा साहब अम्बेडकर की जाति का हूँ और बाबा साहब अम्बेडकर मेरे रग रग में बसे हैं, और वो देश के सबसे क्वालिफाइड, आज दुनिया के लोग उनको, ओबामा जी ने जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक सर्च किया कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी जब से स्थापना हुई है और अब तक का सबसे क्वालिफाइड और सबसे योग्य छात्र कौन था, तो सर्च करने के बाद में ये पाया गया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद में इतना क्वालिफाइड और इतना बुद्धिमान छात्र न था, न हुआ है। उन्होंने उनकी स्टेचू लगा कर कहा कि अगर मेरे देश में बाबा साहब अम्बेडकर पैदा होते तो मैं इनको सूरज की संज्ञा देता, और उन्होंने उनके स्टेचू पे सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक डॉक्टर अम्बेडकर जी को उपाधि थी। तो मैं संविधान निर्माता को पढ़ता रहा हूँ, सुनता रहा हूँ, एहसास करता रहा हूँ, तो मैंने देखा कि देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और हर समय संविधान को बदला जा रहा है। जैसे कि मैं आप थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूँगा। जब आपने केंद्र की बात की है तो कोरोना काल आया, बहुत बड़ी महामारी आई। हमारे राहुल गांधी जी ने इशारा भी किया था, उस समय मजाक में उसको उड़ा दिया गया, गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन कोरोना होने के बाद भी उस बीमारी को भी मजाक से थालियां और तालियां बजवाई गई और हमारी जनता से उनको बीमारी में भी उनके साथ मजाक किया। मैं उस संदर्भ में थोड़ा सा आपसे बताना चाहूँगा कि जब 2 साल के कोरोना काल के बाद में बेरोजगारी बढ़ी, बम्बई से पदयात्रा करते हुए लोगों का साधन विहीन होकर के पदयात्रा करके, पैदल करके, साइकिल से, टेम्पू से लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए जानें गंवाई। महिलाएं, गर्भवती महिलाएं रोड पर जो है बच्चे को जन्म देती हैं। सड़क दुर्घटना पे लोग मारे जाते हैं, प्यास से लोग मर जाते हैं, पानी पिलाने वाला नहीं, दवाई खिलाने वाला नहीं। ऐसी स्थिति में हमारा देश का प्रधानमंत्री ताली और थाली बजवाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके बाद में जब बेरोजगारी बढ़ी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया, जब लोगों ने हल्ला मचाया कि बेरोजगारी बढ़ी है, तो लोगों ने कहा कि कोरोना काल की वजह से बेरोजगारी बढ़ी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना काल से बेरोजगारी नहीं बढ़ी, ये बात जानकारी में नहीं है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहूँगा कि कोरोना काल के समय में संविधान में संशोधन किया गया। जो अडानी और अंबानी की बात कर रहे हैं उनके बारे में जिक्र करना चाहूँगा कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया था तो एक लेबर कानून बनाया था। अंग्रेजों के शासन काल में 12-12 घंटे, 14-14 घंटे लोग काम करते थे। अम्बेडकर जी ने एक लेबर कानून के तहत ये निर्धारित किया कि इनकी भी अपनी जिंदगी है, तो 8 घंटे की 3 शिफ्ट लगाई जाए, और जो 90 दिन तक लगातार किसी भी संस्था में कार्य करता है तो उसको वहाँ पर परमानेंट किया जाए। और उसकी सुख सुविधाओं के लिए कुछ ऐसे नियम बनाए थे कि फैक्ट्री वाले उनके साथ दादागिरी नहीं कर सकते थे। लेकिन जो आज वर्तमान में सरकार है तो सारे लोग, दुनिया के लोग जान रहे हैं कि उद्योगपतियों के इशारे और सहारे पे सरकारें चल रही हैं। उन्होंने कहा कि हम यहाँ उद्योग लगाना चाहते हैं,
लेकिन यहाँ पर फैक्ट्री डालते हैं तो यूनियनबाजी होती है, वर्कर हम पर हावी हो जाता है, हम वर्करों से काम नहीं करा पाते हैं। तो उसी दरमियान कोरोना काल में संविधान में संशोधन होकर के लेबर कानून को खत्म कर दिया गया, और जिसके तहत उद्योगपतियों को सहयोग करने के लिए जितने भी लेबरों के लिए संवैधानिक अधिकार दिए गए थे वो पूरे खत्म कर दिए गए। और उसका नतीजा ये हुआ कि जिन संस्थाओं में 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट हुआ करती थी, उन्होंने बीच की 8 घंटे की शिफ्ट को घर भेजने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि अब हमारी फैक्ट्री में आपके लिए जगह नहीं है, क्योंकि अब हमारी फैक्ट्री में 12-12 घंटे की शिफ्ट चलेगी। तो बीच वाली 8 घंटे की शिफ्ट थी, उन्होंने उनसे कहा कि आपकी नौकरी से बर्खास्त किया जाता है, आपकी हमें ज़रूरत नहीं। तो बेरोजगार हुए, लेकिन लोगों को रोना क्या दिखाया, कोरोना काल में तो बेरोजगारी हुई। तो लेकिन मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर। लेकिन राहुल गांधी की जब बात आती है, कांग्रेसी बहुत सारे बातों को लेके आते हैं, लेकिन राहुल गांधी वाले मुद्दे को बाईपास करते हैं। देखिए, मैं जो आपको बात बता रहा था उसी को मैं आगे बढ़ाते कहता हूँ। तो संविधान को बदलना, बार बार लोकतंत्र की हत्या करना, मध्य प्रदेश की जनता ने जनमत दिया था कांग्रेस सरकार को। जब से देश के अंदर संविधान बना है, और इस देश के अंदर पहले जो है रानी के पेट से राजा पैदा होता था, लेकिन जब से संविधान बना, लोकतंत्र लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, तो वोटों की सरकार बनी, और इस देश के अंदर वोट से सरकार बनती रहे हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये भी बनता है, अभी आपने बोला कि कांग्रेस को अच्छा खासा बहुमत देकर सरकार बनाई स्टेट में, तो आप उसको चला नहीं पाए। देखा जाए तो आपसी कलह की वजह से सरकार गिर गई, तो लोग फिर से कैसे भरोसा करें कांग्रेस के ऊपर? मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो लोकतंत्र जब लागू हुआ, वोटों की सरकार बनी, मध्य प्रदेश की जनता ने माननीय कमलनाथ जी को जनमत दिया और बहुमत देकर के मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वीकार किया। और जनता के बीच में जाते से ही उन्होंने जो 2 लाख रुपए के कर्ज माफ़ी की घोषणा की थी, 27 लाख लोगों का कर्ज माफ़ भी हुआ। उस 15 महीने में लोकसभा का चुनाव भी हुआ, आचार संहिता भी हुआ। समय के अभाव में कर्ज माफ़ी की तैयारियां शुरू थी। लेकिन मैं जो आपसे मूल बात कहना चाह रहा हूं, जो संविधान खतरे में है, कि जहां लोकतंत्र चलता था वहां भारतीय जनता पार्टी ने नोट तंत्र चलाया। और जो लोग, क्योंकि इस देश का इतिहास है, गद्दारों से भरा पड़ा है, इतिहास के पन्नों पर अंकित है, ऐसे लोगों के सहारे नोट तंत्र को हावी करके, विधायकों को खरीद करके, मध्य प्रदेश की लोकतंत्र की सरकार को ख़त्म करके, नोट तंत्र हावी करके मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी की सरकार को गिरा करके फिर से मामा मुख्यमंत्री बनकर यहाँ पर बैठे। मैं कभी जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी, तो मध्य प्रदेश का मामला हो या कर्नाटक का मामला हो या महाराष्ट्र का मामला हो या बिहार का मामला हो, नीतीश कुमार जी ने समय रहते हुए अपनी परिस्थिति बदली। तो ये जो माहौल बना है, ये माहौल कोई पहला नहीं था। पहले भी मैं बहुजन समाज पार्टी में काम करता था, कांग्रेस की सरकार थी तो, और अटल बिहारी वाजपेयी भी विपक्ष में रहे हैं तो उस समय भी विपक्ष को उतना सम्मान मिलता था जितना सत्ता में बैठे हुए लोगों को। लेकिन जब से ये सरकारें बनी है, ये विपक्ष को ख़त्म करना चाहती है और विपक्ष के खिलाफ में ईडी के माध्यम से, दबाव के माध्यम से, नोट के माध्यम से दहशत का वातावरण बना करके सत्ता हासिल करना चाहती है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए, ईडी और सीबीआई का यूज करना तो कांग्रेस ने बीजेपी को सिखाया है। देखिए, मैंने तो जो देखा है कि जो 2014 से सरकार बनी, क्योंकि 15 महीने की सरकार थी, अगर माननीय कमलनाथ जी चाहते, बहुत बड़े स्कैंडल थे, व्यापम जैसा घोटाला, दुनिया का माना हुआ घोटाला है, बदले की भावना की सरकार अगर माननीय कमलनाथ जी चलाते। लेकिन माननीय कमलनाथ जी का मकसद था कि मध्य प्रदेश का विकास, जो उन्होंने छिंदवाड़ा मॉडल के हिसाब से, जो छिंदवाड़ा बैकवर्ड इलाका था, जो छिंदवाड़ा में उन्होंने सड़कें, हॉस्पिटलें, मेडिकल कॉलेज, एजुकेशन हब और जो तमाम सारी चीज़ें की, तो जब उनको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का अवसर मिला तो वो षड्यंत्र और साजिशों से दूर रहकर के उनका विजन, मकसद ये सिर्फ था कि मध्य प्रदेश को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे विकसित किया जाए, बड़े बड़े लोगों को इंडस्ट्री ला के कैसे इंडस्ट्री यहाँ पर डाली जाए और किस प्रकार से डेवलपमेंट का विकास करके मॉडर्न मध्य प्रदेश को बनाने। एक बात और बताना चाहूँगा कि देश की, क्योंकि आप पत्रकार, न्यूज़ चैनल देश का चौथा स्तंभ होता है और दर्पण होता है। आज जो देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में है और संविधान जो खतरे में है, जिस प्रकार से माननीय राहुल गांधी जी ने सबको जोड़ने के लिए, नफरत को तोड़ने के लिए, सबको जोड़ने के लिए एक यात्रा निकाली
और उस यात्रा में सबने देखा कि उनको सबने सहयोग किया और उनके साथ चले अपने मन से, जिसकी वजह से जो ग्राफ राहुल गांधी जी का बढ़ा। और उन्होंने एक सवाल, एक सिंपल सा सवाल था जो हर संवैधानिक लोकतंत्र का ये प्रक्रिया है कि जो सांसद जाते हैं पार्लियामेंट में या विधानसभा में विधायक बनकर जाते हैं, तो उसमें लोकतंत्र में आपको पूरा अधिकार है अपने सवालों को पूछने का। उन्होंने सवाल पूछ लिया कि आपका अडानी जी से आपका क्या रिश्ता है, लेकिन पूरे वक्तव्य में कहीं कोई बयान नहीं दिया गया कि क्या रिश्ता है, उसका रिश्ते को खारिज भी नहीं किया गया। और जिस प्रकार से उनका भाव आक्रामक शैली के तहत जनता के हित में उस संविधान को बचाने की बात करके राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपनी बातें रखी, तो देखा कि मामला साउथ का है, केस चलता है गुजरात में और तत्काल सजा सुनाई जाती है। और पहली बार मैंने जब से वो संभाला है कि इतनी जल्दी सदस्यता समाप्त की जाती है। सिर्फ कहीं न कहीं सत्ता का और दहशत का वातावरण बनाकर सत्ता का लाभ लेकर के ये राजनीति करना चाहते हैं। और ये देश का इतिहास गवाह है, यहाँ डच भी आए, मुगल भी आए, अंग्रेज भी आए, लेकिन जब जब जुल्मों ने जुल्मी करा है सत्ता के गलियारों से, तब तक क्रांतिकारियों ने अपने जोश के साथ में अपनी कुर्बानी, अपनी शहादत दे करके इस देश के लिए लड़ाई लड़ करके इस देश को आज़ाद कराया है। और मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने जो यात्रा शुरू की है, तो ये निश्चित रूप से ये फिर से पुनः एक आज़ादी की लड़ाई होगी और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए पुनः आने वाली पीढ़ियों को संघर्ष करना पड़ेगा। वापस लौटते हैं अपने प्रदेश मध्य प्रदेश और अपनी विधानसभा कुरवाई की ओर। अगर कुरवाई के मतदाता आपको मौका देते हैं, क्या विजन, क्या प्लानिंग है कुरवाई को लेके? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा। प्रदेश नेतृत्व माननीय कमलनाथ जी मुझ पर भरोसा करते हैं और मुझे यहाँ का प्रत्याशी घोषित करते हैं, क्योंकि मैं लंबे समय से लगभग 98 से कुरवाई से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने कई मसले तैयार रखे। तो मेरा सबसे पहला तो विजन ये है कि मैं हेल्थ के ऊपर मेरा सबसे बड़ा टारगेट रहेगा, जो ये पूरा क्षेत्र उससे वंचित है। पठारी में हो या आपका उदयपुर में हो या कुरवाई में हो या आपका पथरिया में हो या लायरा में हो, इन क्षेत्रों में जहाँ हेल्थ से लोग दुखी हैं, मैं सबसे पहले मेरा मकसद है हेल्थ से संबंधित कार्य करना। दूसरा जो आपने सवाल पूछा, तो मेरा पहला तो हेल्थ से संबंधित है, क्योंकि ज़िंदगी में जान है तो जहान है। और दूसरा मेरा मकसद है एजुकेशन। अगर आपने शिक्षा का स्तर बढ़ा दिया और जो मानसिक रूप से गुलाम हैं, और अगर आपने यहाँ पर शिक्षा के लिए टेक्निकल एजुकेशन हो, ITA सेंटर हो, नर्सिंग सेंटर हो, हायर एजुकेशन यहाँ पर अगर हमने, मेरा खोलने का लक्ष्य है, अगर वो खोल दिया तो जिनका मानसिक स्तर अगर सुधरेगा तो वो आर्थिक और राजनीतिक स्तर में लड़ाई लड़ने में खुद सक्षम हो जाएगा। तो मेरा दूसरा मकसद है कि इसको बड़ा एजुकेशन सेंटर हब बनाने का मेरा मकसद रहेगा। और मैं पठारी में, मेरा सबसे पहली जो बात है कि पठारी में हायर एजुकेशन के लिए वहाँ पर मैं अपना प्रयास करके उसको सफल करूँगा, प्रयास नहीं करूँगा, सफल करूँगा। और कुरवाई में एक बड़ा एजुकेशन सेंटर हब बनाने का मैंने संकल्प लिया है। तीसरा जो मेरा कार्यक्रम है, क्योंकि जब यहाँ पर हेल्थ भी हो जाएगा, एजुकेशन भी है, तो हमारा तीसरा मकसद है रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट। तो रोज़गार के लिए मैं, चूँकि मेरा जन्म राजधानी भोपाल में हुआ है, मेरे मित्र, मेरे सहयोगी कई बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हैं, कई अच्छी जगहों पर है, कई अच्छे ओहदों पर है। क्योंकि मैं राजनीतिक जीवन में रहा तो मेरा राजनीतिक जीवन रहा, लेकिन मेरे मित्र, मेरे सहयोगी संबंधी कोई मिल के मालिक हैं, तो कोई बड़े बड़े अधिकारी हैं। तो मेरा लक्ष्य है कि कुरवाई जो कृषि प्रधान इलाका है, यहाँ पर ज़मीन काफ़ी पड़ी हुई है। भौगोलिक दृष्टि से आप देखें तो कई जगहों पर खेती होती है, कई जगहों पर खेती नहीं होती। और यहाँ पर उद्योग के लिए रूसिया पर बहुत बड़ा ज़मीन भी है, यहाँ औद्योगिक केंद्र के लिए जो है जगह स्थान भी निर्धारित है। तो मेरा तीसरा लक्ष्य रहेगा कि यहाँ पर रोज़गार के लिए एक इंडस्ट्रीज़ की स्थापना बड़ी की जाए और कई इंडस्ट्रियों की स्थापना करके यहाँ के लोगों को रोज़गार दिलाया जाए, ताकि मेरा जो कोटेशन है, मेरा जो मैंने अपनी बात कही है कि हम सबका एक विचार, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। सभी लोगों का एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है। एज अ विधायक आपका क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है? देखिए, मैं एक छोटे से परिवार से पला बड़ा हूँ। जिंदगी में जन्म लेता है आदमी तो उसका मरना तय है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे सत्ता
में मौका मिला, मैं विधायक बना, तो मैं ये दावे के साथ कहूँगा कि मध्य प्रदेश में कुरवाई तहसील को मैं भी एक ऐसा मॉडल बनाऊँगा कि आने वाली पीढ़ी इसको याद रखेगी, और वो मकसद लेकर के मैं लेकर चला हूँ, और आप सब लोगों के सहयोग से मुझे अगर अवसर मिला तो मेरा वो मकसद पूरा होगा। नेशन फर्स्ट न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और नेशन फर्स्ट न्यूज़ परिवार की तरफ से आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये थे सुनील बोरसे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और कुरवाई विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के प्रबल प्रत्याशी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए। नेशन फर्स्ट न्यूज़ के लिए मैं मुख्य